हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हाइक्स। सो फ्रेंड्स, कल शाम को 7 बजे हम लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो कि क्लास 9 की हिस्ट्री टेक्स्ट बुक का चैप्टर 1 है उसको स्टार्ट किया था। तो लाइव क्लास में हम लोगों ने फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी जो टॉपिक है, जो कि इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक है, उसको हम लोग इन डिटेल में लाइव क्लास में डिस्कस किया था। तो आज कल जो हम लोग लाइव क्लास में हम लोग इन डिटेल डिस्कशन किए थे, उसी को हम लोग आज एक रिकॉर्डेड वीडियोस के फॉर्म में थोड़ा शॉर्ट में उस चैप्टर को या उस टॉपिक को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। अगर वीडियो पसंद आएगा तो उसको लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और जो भी नए व्यूवर्स होंगे जो पहली बार इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म एजुकेशनल हाइक्स पे विजिट कर रहे होंगे, वो इसको सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक को, जिसके नाम है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो कल जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 1789 में, कब 1789 में एक रिवॉल्यूशन हुआ था। कहां पे रिवॉल्यूशन हुआ था? यह रिवॉल्यूशन हुआ था फ्रांस में। तो वो रिवॉल्यूशन फ्रांस में क्यों हुआ, उसकी क्या वजह थी, किन लोगों ने उस रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट किया, और अगर लोग उसमें पार्टिसिपेट किए, उसमें भाग लिए, तो लोगों ने क्यों उसमें पार्टिसिपेट किया, लोगों की क्या प्रॉब्लम थी, वो मोनार्की को हटा के कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लेके आना चाहते थे। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग इन्हीं सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो सबसे पहली बात उठती है कि ये फ्रांस क्या है, व्हाट इज फ्रांस। तो मैंने आपको बताया था कि फ्रांस जो है ये यूरोप की एक कंट्री है। फ्रांस क्या है? फ्रांस इज अ कंट्री इन यूरोप। अब दूसरा सवाल उठता है कि व्हाट हैपेंड इन फ्रांस इन 1789। 1789 में फ्रांस में क्या हुआ था? 1789 में फ्रांस में एक रिवॉल्यूशन हुआ था। क्या हुआ था 1789 में? 1789 में फ्रांस में एक क्रांति हुई थी। सो व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द रिवॉल्यूशन? जो रिवॉल्यूशन 1789 में हुआ, उसका रिजल्ट क्या था? उसका रिजल्ट था मोनार्की वाज एबॉलिश्ड एंड फ्रांस बिकम्स अ रिपब्लिक। तो ये तो हम आपको बस एक जनरल इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, हमारा मेन चैप्टर इसके 1 या 2 स्लाइड बाद स्टार्ट होगा। तो अभी हम सिर्फ चीजों को समझ रहे हैं कि फ्रांस क्या था, फ्रांस में क्या हुआ, रिवॉल्यूशन क्यों हुआ। अच्छा, रिवॉल्यूशन हुआ तो क्या हुआ? तो यहां पे जैसे लिखा हुआ है कि आफ्टर द रिवॉल्यूशन मोनार्की वाज एबॉलिश्ड एंड फ्रांस बिकम्स अ रिपब्लिक। अब यहां पे हम आपको रिवॉल्यूशन का मतलब समझाएंगे कि रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवॉल्यूशन। हाय गाइस, आज मैं आपको एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जिस एप्लीकेशन पर आप अपने आईआईटी जेईई तक के डाउट्स चुटकियों में पूछ सकते हो। आपको इस एप्लीकेशन की डाउनलोड लिंक मेरे इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लिंक पर क्लिक करो और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो। जैसे इंस्टॉल करोगे ना, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपसे आपका कॉन्टैक्ट नंबर पूछा जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर एंटर करो, कंटिन्यू कर दो। आपने जो भी मोबाइल नंबर डाला है उस नंबर पर एक ओटीपी जाएगी। ओटीपी एंटर करने के बाद आप इस एप्लीकेशन पर लॉगिन हो जाते हो। अब जैसे ही आपके सामने ये एप्लीकेशन ओपन होता है, आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप अपने डाउट की फोटो ले लो, या आप अपने डाउट को यहां पर टाइप करके भी पूछ सकते हो। जैसे मैंने पूछ लिया व्हाट इज सेल, व्हाट इज सेल। अब मैंने नेक्स्ट कर दिया। अब ये कौन से टॉपिक का है? तो ये बायोलॉजी का है। बायोलॉजी में से कौन से टॉपिक का है? सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का है। गेट कनेक्टेड टू इंस्ट्रक्टर। जैसे ही आप गेट कनेक्टेड टू इंस्ट्रक्टर पर क्लिक करते हो, कनेक्ट कर देता है आपको किसी टीचर के साथ, किसी ट्यूटर के साथ, और आप इस टीचर के साथ 30 मिनट्स तक फ्री ऑफ कॉस्ट डाउट पूछ सकते हो। उसके बाद आपको क्रेडिट चाहिए जो आपको खरीदना पड़ेगा। तो ये ऑटोमेटिकली 66 सेकेंड 65 सेकेंड बाद एक कॉल जाएगी। इस कॉल से क्या होता है कि इस कॉल से आप अपने डाउट को किसी ट्यूटर से पूछ सकते हो। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। एक और आपके पास ऑप्शन यहां पर मिल जाता है कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस को भी यहीं से प्रैक्टिस कर सकते हो। सो एप्लीकेशन कैसा लगा? आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड कर दे रहा हूं।
रिवॉल्यूशन, जब तक आप इस रिवॉल्यूशन या क्रांति का मतलब नहीं समझेंगे तब तक आप चैप्टर समझ ही नहीं पाएंगे। तो देखो यहां पे समझते हैं कि फ्रांस में पहले क्या था। फ्रांस में पहले थी मोनार्की, और रिवॉल्यूशन के बाद फ्रांस में क्या आया, फ्रांस में कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ गई। रिवॉल्यूशन के बाद में फ्रांस में रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ गई। तो रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, मेरे ख्याल से आपको यहीं से आइडिया लग रहा होगा। देखो फ्रांस में पहले एक दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी और रिवॉल्यूशन के थ्रू एक दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लेके आया गया। तो इस तरीके से ऐसा जब कोई काम लोगों द्वारा किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, रिवॉल्यूशन। तो रिवॉल्यूशन क्या किया, रिवॉल्यूशन ने किया चेंज इन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। रिवॉल्यूशन ने क्या किया, रिवॉल्यूशन ने फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चेंज किया। कहां से चेंज किया, मोनार्की से चेंज किया। और किस चीज में चेंज किया, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में चेंज किया। तो रिजल्ट ऑफ रिवॉल्यूशन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवॉल्यूशन, आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं दूसरे स्लाइड्स पे जहां पे हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और देखेंगे और उसके बाद हमारा जो फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी वाला टॉपिक है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि ये मोनार्की और रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या अंतर है। लोग मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लोग क्यों हटाए और रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों लेके आए। तो इसको समझने के लिए हमको दोनों चीज को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या डिफरेंस है। सो बोथ आर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। अभी मैंने आपको बताया कि मोनार्की क्या है, मोनार्की भी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और रिपब्लिकन क्या है, रिपब्लिक भी, ये भी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस आपके लिए समझना जरूरी है। इन मोनार्की में कंट्री इज रूल्ड बाय अ किंग। एक मोनार्की में किसी कंट्री पे कौन शासन करता है, एक किंग शासन करता है। और उस किंग को हम क्या कहते हैं, उस किंग को हम कहते हैं मोनार्क। अब ये जो मोनार्क होता है ये लोगों द्वारा इलेक्टेड नहीं होता। मतलब फ्रांस में जो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी वहां का राजा कौन था, वहां का राजा था लुई 16। और लुई 16 ये लोगों द्वारा चुना नहीं गया था। और आपको यह भी मैंने कल बताया था कि मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में राजा जन्म से बनता है। मतलब बाई बर्थ कोई मोनार्क या राजा या किंग मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बनता है। तो यह बर्थ से बनता है, तो इसका मतलब है कि यह इलेक्टेड नहीं है। लेकिन वहीं जब हम रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं तो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जहां पे लीडर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। सो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो लीडर्स होते हैं उनको कौन चुनता है, लीडर्स या नेताओं को चुना जाता है लोगों द्वारा। जबकि मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लीडर्स को चुना नहीं जाता बल्कि वो हेरिडेटरी आता है अपनी पोजीशन पे। जैसे इंग्लैंड में क्या है, इंग्लैंड में है, ब्रिटेन में महारानी है, हमको पता है। तो महारानी इंग्लैंड की कौन बनता है, वहां की रानी कौन बनता है, जो उस रॉयल फैमिली में जिनका जन्म होता है वही वहां की महारानी बनती है। तो वो एक मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हुई। लेकिन रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो लीडर्स होते हैं इनको कौन इलेक्ट करता है, इनको पीपल इलेक्ट करती है। सो अब सवाल उठता है कि हाउ इज मोनार्की डिफरेंट फ्रॉम रिपब्लिक। भाई अगर फ्रांस में 1789 में रिवॉल्यूशन हुआ तो वहां पे क्या लेके आया गया, वहां रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेके आई गई। और उसके पहले कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, उसके पहले मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। तो इसका मतलब है कि मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कुछ कमियां होंगी, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो लोगों को अच्छी नहीं लगती होंगी। तो इसी को आप देखते हैं, यही को हम यहां समझेंगे कि मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये रिपब्लिक से कैसे अलग है। सो इन मोनार्की किंग एक्सरसाइज्ड इनॉर्मस पावर। इसको याद रखना, इनॉर्मस पावर मतलब एक मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होती है, जिस कंट्री में किसी एक राजा का शासन होता है वहां पे उस कंट्री के राजा के पास बहुत ज्यादा शक्तियां होती है और वो उन शक्तियों को अपने मन से जिस तरीके से उसका मन करे उस तरीके से उन शक्तियों का वो इस्तेमाल करता है। जबकि जो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है यहां पे लिमिटेशंस होती है पावर ऑफ गवर्नमेंट में। मतलब मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मोनार्क के
जो पावर होगी, जो राजा की जो शक्ति होगी, उस पे किसी भी तरीके का प्रतिबंध नहीं होता। लेकिन रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो सरकार की पावर होती है उस पे कुछ लिमिटेशंस होती हैं, उस पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में राजा अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करता है, कर सकता है और करता भी था, जैसा कि हम लोग आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में। लेकिन रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सरकार की पावर पे लिमिटेशंस होती हैं, उसकी पावर पे लिमिटेशंस होती हैं, रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। इसकी वजह से रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट होती है वो अपनी पावर को अपने अकॉर्डिंग, अपने अनुसार यूज नहीं कर पाती, क्योंकि वहां पे लोगों को भी उसको ध्यान में रखना होता है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जहां पे लीडर्स को लोगों द्वारा इलेक्ट किया जाता है। अब अगर लीडर्स अपनी शक्तियों का गलत यूज करेंगे तो क्या लोग उनको फिर से अपने लीडर जैसे इलेक्ट करेंगे? इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू बताइएगा। सो हम लोगों ने यहां पे देखा कि मोनार्की और रिपब्लिक में डिफरेंस क्या है, ठीक, और मोनार्की जो है वो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से किस तरीके से अलग है। तो हमने बताया कि मोनार्की में किंग के पास इनॉर्मस पावर होती है, उसकी पावर पे कोई भी अंकुश नहीं होता है, किसी भी तरीके की रोक टोक नहीं होती है। जबकि रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो पावर होती है गवर्नमेंट के पास, उस पे कुछ प्रतिबंध होता है, कुछ रोक टोक होती है, वो मनमाने तरीके से अपनी पावर को यूज नहीं कर सकते। तो ये तो अभी हम लोगों ने एक जनरल इंट्रोडक्शन देखा। हम लोगों ने देखा कि फ्रांस में 1789 में एक रिवॉल्यूशन आया था। उस रिवॉल्यूशन के द्वारा क्या होता है कि जो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी उसको हटा दिया जाता है और उसकी जगह पर रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लेके आया जाता है। मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों बेकार है? क्योंकि वहां पे क्यों अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है? क्योंकि मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो मोनार्क होता है उसकी पावर पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन या कोई भी लिमिटेशंस नहीं होती। जबकि रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये एक अच्छी गवर्नमेंट है, क्योंकि यहां पे जो सरकार होती है उसकी जो पावर होती है उस पे रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो फ्रेंड्स, अब यहां से हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। सो इन 1774, कब? 1774 का टाइम था, ठीक। 1774 में क्या होता है कि लुई 16, ये लुई 16 कौन थे? ये थे मोनार्क। कहां के मोनार्क? फ्रांस के, ठीक। तो 1774 में क्या होता है कि लुई 16 जो कि बॉर्बन फैमिली ऑफ किंग्स को बिलोंग करते थे, ये फ्रांस के थ्रोन पे बैठते हैं। 1774 में लुई 16 जो बॉर्बन फैमिली ऑफ किंग थे, ये फ्रांस की गद्दी पे बैठते हैं और बैठने के बाद ये पाते हैं एक खाली खजाना। ये क्या पाते हैं कि सरकार का जो खजाना था वो खाली है। अब सवाल उठता है कि जो सरकार की ट्रेजरी थी, जो सरकार का खजाना था, वो खाली क्यों था? तो इसकी 2-3 वजह हैं। इन पॉइंट्स को आप अपने कॉपीज में लिख लीजिएगा, क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाई डिड द ट्रेजरी वाज एम्प्टी, तो आपको इन्हीं पॉइंट्स को वहां पे लिख देना है। तो उसकी पहली वजह है सरकार का खजाना या फ्रांस का खजाना जो था वो खाली क्यों था, उसकी 2-3 वजह हैं। इसमें पहली वजह है लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर्स। असल में हुआ क्या कि फ्रांस अपने जो नेबरिंग कंट्रीज थी, जो पड़ोसी राज्य थे उससे वो बहुत लंबे समय से लड़ाइयां लड़ता चला आ रहा था। अब लड़ाई लड़ने के लिए क्या चाहिए? लड़ाई लड़ने के लिए चाहिए पैसा। तो फ्रांस इतने सालों से लड़ाई लड़ता चला आ रहा था। इसकी वजह से क्या होता है कि फ्रांस की जो फिनेंशियल रिसोर्सेज थे, जिससे मतलब फिनेंशियल रिसोर्सेज मतलब जिस चीज से उसको पैसा मिलता था, वो सब चीजें क्या होने लगती हैं? वो सब चीजें खाली होने लगती हैं। और जब वो सब चीजें कम होने लगती है तो ट्रेजरी भी क्या होगा? ट्रेजरी या खजाना जो होगा सरकार का, वो क्या होगा? वो भी कम हो जाएगा। सो पहली वजह क्या था कि क्यों ट्रेजरी खाली हुआ? वो पहली वजह है लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर। अब सेकंड रीजन कि क्यों वहां का खजाना खाली हुआ, हाई कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग कोर्ट। जो पैलेस ऑफ वर्साइल्स था, पैलेस ऑफ वर्साइल्स क्या था? ये किंग लुई 16 का जो पैलेस था, जो कोर्ट था, उसको कहते हैं पैलेस ऑफ वर्साइल्स। इस पैलेस ऑफ वर्साइल्स को मेंटेन करने का जो कॉस्ट था, जो मेंटेन करने में खर्चा जाता था, वो भी बहुत ज्यादा था। यहां के राजा महाराजा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो वहां के किंग थे लुई 16 या उनकी जो महारानियां होती थी, वो लोग अपनी शानो शौकत पे काफी ज्यादा पैसा खर्चा करती थी। तो इससे भी क्या हो रहा था? इससे भी जो ट्रेजरी थी वो खाली हो रही थी।
सो व्हाट वाज द थर्ड रीजन? तीसरा रीजन क्या था? लुई 16 के टाइम पे फ्रांस ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज को ब्रिटेन से स्वतंत्रता दिलाने में मदद की। ठीक, तो जब फ्रांस ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज को ब्रिटेन से स्वतंत्रता दिलाई तो उसके लिए फ्रांस ने क्या किया? फ्रांस ने इन अमेरिकन कॉलोनीज को दिया पैसा। तो इससे क्या होता है कि फ्रांस जो अमेरिकन कॉलोनीज को ब्रिटेन के खिलाफ लड़ाई में जो पैसा प्रोवाइड कर रहा था, उसकी वजह से फ्रांस के ऊपर करीब करीब 1 बिलियन लाइवर का कर्ज चढ़ जाता है। और फ्रांस के ऊपर पहले से ही 1 बिलियन लाइवर का कर्ज था, तो टोटल कितना कर्ज हो जाता है फ्रांस के ऊपर? फ्रांस के ऊपर टोटल कर्ज हो जाता है 2 बिलियन लाइवर का। मतलब एक तो 1 बिलियन लाइवर का कर्ज उसको हुआ कि वो अमेरिकन कॉलोनीज को पैसा दे रहा था ब्रिटेन से लड़ाई लड़ने के लिए, 1 बिलियन वहां से चढ़ा और 1 बिलियन कर्ज पहले से था। तो टोटल फ्रांस के ऊपर कितना कर्ज हो जाता है? 2 बिलियन लाइवर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लाइवर क्या है? सो लाइवर जो है, लाइवर ये उस समय फ्रांस की करेंसी थी और इस करेंसी को 1794 में छोड़ दिया जाता है। 1794 तक इस लाइवर करेंसी को फ्रांस में जारी किया जाता है, इसका यूज किया जाता था, लेकिन 1794 में इस करेंसी को छोड़ दिया गया। तो यहां पे हमने क्या पढ़ा? यहां पे हमने पढ़ा कि 1774 का टाइम था। इस टाइम पे लुई 16 जो बॉर्बन फैमिली ऑफ किंग्स के थे, वो फ्रांस के राजा बनते हैं और राजा बनते हैं तो ये पाते हैं कि फ्रांस का जो खजाना है वो खाली है। अब खजाना खाली क्यों था? तो उसकी 3 वजह थी। फ्रांस बहुत समय से लड़ाइयां लड़ रहा था, इसकी वजह से उसके जो ट्रेजरी था वो खाली हो गया। दूसरा, वहाँ का जो पैलेस ऑफ वर्साइल्स था उसका रख रखाव का खर्चा काफ़ी ज़्यादा था। और तीसरा, लुई 16 के टाइम पे फ्रांस ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज को ब्रिटेन से स्वतंत्रता दिलाने में मदद की, जिससे फ्रांस के ऊपर 1 बिलियन लाइवर का कर्ज चढ़ता है। तो इस तरीके से टोटल कर्ज 2 बिलियन लाइवर का हो जाता है। अब लाइवर क्या है? लाइवर है फ्रांस की करेंसी। तो अब चलते हैं आगे। So it is clear that France was facing financial crisis। तो एक चीज तो हम लोगों ने देख लिया कि फ्रांस में पैसे की बहुत कमी थी और इसी के साथ इसी टाइम पे लेंडर्स बिगेन डिमांडिंग 10% इंटरेस्ट ऑन लोन्स। और इसी के साथ ही लेंडर्स मतलब जिन लोगों ने फ्रांस स्टेट को पैसा उधार दिया था, वो अब कहते हैं कि हमको इस पैसे पे 10% का इंटरेस्ट भी चाहिए। जिन लोगों ने पैसा फ्रांस को दिया था वो अब कहते हैं कि हमको 10% इंटरेस्ट चाहिए। तो इसका मतलब हुआ कि खजाना तो पहले से खाली था और अब ये 10% इंटरेस्ट मांगने लगे। इससे ट्रेजरी पे या खजाने पे प्रेशर और बढ़ जाता है। तो फ्रांस के गवर्नमेंट के उस समय जो भी इनकम थी उसका एक बड़ा पार्ट वो किस में जाता था? उसका एक बड़ा पार्ट सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट या ब्याज को चुकाने में ही खर्चा हो जाता था। लेकिन खजाना तो खाली हो रहा था, किंग को कुछ ना कुछ करना था। तो किंग क्या करते हैं? किंग डिसाइड करते हैं कि वो टैक्स को इंक्रीज करेंगे। अब टैक्स को क्यों इंक्रीज करेंगे? तो किसी भी गवर्नमेंट की जो मेन इनकम होती है वो किससे आती है? वो आती है टैक्स से। तो गवर्नमेंट जब टैक्स बढ़ाएगी तो फ्रांस का जो खजाना खाली हो रहा था, जो ट्रेजरी एम्प्टी हो रही थी, वो भी भरने लगेगी। लेकिन यहीं पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। जो मेन प्रॉब्लम थी वो यहीं पे स्टार्ट होती है। प्रॉब्लम क्या थी? किंग ने तो सिर्फ यही डिसाइड किया ना कि वो टैक्स को इंक्रीज करेंगे, यहीं पे तो पूरी प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि फ्रेंच सोसाइटी इन 18th सेंचुरी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स। जो फ्रांस का समाज था 18th सेंचुरी में ये 3 स्टेट्स में डिवाइडेड था और इस 3 स्टेट्स में सिर्फ 3rd स्टेट्स के मेंबर ही टैक्स पे करते थे। सिर्फ और सिर्फ 3rd स्टेट्स के मेंबर ही टैक्स पे करते थे। बाकी के जो फर्स्ट 2 स्टेट्स थे वो कोई भी टैक्स पे नहीं करते थे। तो अब हम समझेंगे कि ये स्टेट्स क्या है।
यहां पे हम लोगों ने देखा कि फ्रांस एक फाइनेंशियल क्राइसिस, पैसे की कमी से जूझ रहा था। इसी टाइम पे जिन लोगों ने फ्रांस को लोन दे रखा था वो कहते हैं कि हमको हमारे लोन पे 10% का इंटरेस्ट चाहिए, तो इससे ट्रेजरी के ऊपर प्रेशर और ज़्यादा पड़ता है। तो किंग कहते हैं कि हम टैक्स को इंक्रीज करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ थी? प्रॉब्लम ये थी कि फ्रांस की सोसाइटी जो थी 18th सेंचुरी में 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी और सिर्फ 3rd स्टेट्स के मेंबर ही टैक्स को पे करते थे। सो व्हाट वाज सोसाइटी ऑफ स्टेट्स? ये सोसाइटी ऑफ स्टेट्स क्या है? एक्चुअली फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं तो पहले एक तरीके का हायरार्की होती थी, मतलब कुछ लोग सबसे टॉप पोजीशन पे होते थे, कुछ लोग उनके नीचे होते थे और कुछ लोग एकदम नीचे होते थे। एकदम नीचे मतलब एकदम बॉटम पे आते थे। सो इन फ्रांस ऑफ 18th सेंचुरी सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स कॉल्ड स्टेट्स। 18th सेंचुरी का जो फ्रांस था उस टाइम पे जो सोसाइटी थी, जो समाज था, ये पार्ट में डिवाइडेड था और इन पार्ट्स को क्या कहते थे? स्टेट्स। अब इसमें टोटल कितने पार्ट थे? टोटल इसमें थे 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स मीन्स 3 स्टेट्स। तो फर्स्ट स्टेट एक था सेकेंड स्टेट और एक था 3rd स्टेट। इन तीनों स्टेट में जो लोग आते थे, जो पीपल आते थे, वो अलग अलग कैटेगरी को बिलोंग करते थे। जैसे फर्स्ट स्टेट कंप्राइजेज ऑफ दोज पीपल हु वेर एसोसिएटेड विद चर्च एक्टिविटीज। फर्स्ट स्टेट में वो लोग आते थे जो चर्च की एक्टिविटीज से संबंधित थे या जो चर्च से किसी न किसी तरीके का रिलेशन रखते थे। तो फर्स्ट स्टेट में कौन आता था? इनके लिए वर्ड यूज किया जाता है क्लर्गी। क्लर्गी मतलब वो लोग जो चर्च से एसोसिएटेड हों या चर्च से संबंधित हों। जबकि सेकेंड स्टेट कंप्राइजेज ऑफ दोज पीपल हु वर एसोसिएटेड विद कोर्ट। सेकेंड स्टेट ये उन लोगों को बना था जो कोर्ट से रिलेटेड थे या कोर्ट से संबंधित थे। जैसे आप लोगों ने मूवीज में देखा होगा कि जब राजा का दरबार लगता था तो उसमें उसके मंत्री या मिनिस्टर्स भी बैठते थे। सो इस सेकेंड स्टेट्स में वही मिनिस्टर्स जिनको नोबेल्स कहते हैं वो लोग इसमें आते थे। ठीक, फर्स्ट स्टेट में क्लर्गी, सेकेंड स्टेट में नोबिलिटी। अब सवाल उठता है कि 3rd स्टेट में कौन आता था? सो 3rd स्टेट कंप्राइजेज ऑफ कॉमन पीपल। इसमें सामान्य लोग थे, बाकी जो लोग बच गए थे वो इसमें आते थे। जैसे इट इंक्लूड्स बिग बिजनेसमैन, इसमें जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे वो आते थे। मर्चेंट्स, पीजेंट्स मतलब किसान, आर्टिजन्स मतलब जो किसी चीज़ को बनाते थे अपने घर पे, लैंडलेस लेबर मतलब ऐसे लोग जिनके पास ज़मीन नहीं थी और वो दूसरे की ज़मीनों पे एज अ लेबर काम करते थे, और सर्वेंट्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो कॉमन पीपल थे और मोस्टली जो गरीब लोग थे वो किस में आते थे? वो 3rd स्टेट में आते थे। सो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन कम्स अंडर 3rd स्टेट। मेजॉरिटी मतलब क्या? मेजॉरिटी मतलब 50% से ज़्यादा। तो फ्रांस में करीब 70 to 80% लोग इस 3rd स्टेट्स के अंतर्गत आते थे। और पीछे के अभी स्लाइड में मैंने आपको बताया कि किंग ने क्या डिसाइड किया था? किंग ने डिसाइड किया था कि वो टैक्स को इंक्रीज करेंगे। और टैक्स को कौन पे करता था? टैक्स को सिर्फ और सिर्फ पे किया जाता था 3rd स्टेट्स के मेंबर्स द्वारा। सो अगर किंग टैक्स को इंक्रीज करेगा तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स के मेंबर्स को तो टैक्स देना ही नहीं है। टैक्स देना किसको है? टैक्स देना है 3rd स्टेट्स को। मतलब जो भी बर्डन होता, जो भी नुकसान होता, वो किसको होता? वो 3rd स्टेट्स के मेंबर को होता। ठीक, तो यहां पे आपको यह भी समझना है कि जब रिवॉल्यूशन होगा 1789 में तो वहां पे आप देखेंगे कि 3rd स्टेट्स के मेंबर से ही रिवॉल्यूशन स्टार्ट करती हैं। क्यों स्टार्ट करती हैं? क्योंकि फ्रांस जो 1789 का था उस समय 3rd स्टेट्स काफ़ी ज़्यादा 3rd स्टेट्स के जो मेंबर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करते थे, जिसमें से एक प्रॉब्लम उनकी जो नई निकल के आती थी वो क्या था? मोनार्क का डिसीजन कि वो टैक्स को इंक्रीज करेंगे। ये इनके हम जो बाकी प्रॉब्लम्स थी 3rd स्टेट्स के मेंबर्स को, उनको भी हम आगे आने वाले वीडियोस में, आगे आने वाले स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। उसके लिए आपको किसी भी तरीके से परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब एक टर्म आपकी बुक में आता है जिसको कहते हैं ओल्ड रिजीम। सो ये ओल्ड रिजीम क्या है? इट इज अ टर्म दैट यूज्ड टू डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ फ्रांस बिफोर 1789। सो ये एक टर्म है जो 1789 के पहले फ्रांस की जो भी सोसाइटी थी और जो भी इंस्टीट्यूशंस थे
उनको ये डिस्क्राइब करता है। और 1789 के पहले की बात कर रहा है ओल्ड रिजीम, मतलब यहां पे याद रखना होगा कि रिवॉल्यूशन आने के पहले, क्योंकि जब रिवॉल्यूशन आ जाएगा तो हम देखेंगे कि ये फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट के बीच में जो डिफरेंस है ये खत्म हो जाएगा। सो ओल्ड रिजीम इज अ टर्म दैट यूज्ड टू डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ फ्रांस बिफोर 1789। अगर यहां तक किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन के थ्रू अपने क्वेश्चंस को जरूर पूछे। एक प्रॉब्लम तो हम लोगों ने देखी जो थर्ड स्टेट्स के ऊपर बढ़ने वाली थी, वो क्या थी कि वो राजा ने कहा कि अब हम टैक्स को इंक्रीज करेंगे। इसके साथ जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स के मेंबर थे उनके पास कुछ प्रिविलेज थे, कुछ स्पेशल राइट्स थे, और थर्ड स्टेट्स कुछ और ज्यादा परेशानियों का भी सामना करते थे। आओ हम उसको समझते हैं। सो प्रिविलेज एंजॉयड बाय मेंबर्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट्स, जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स के जो मेंबर्स थे उनके पास कुछ स्पेशल राइट्स थे जो थर्ड स्टेट के मेंबर्स के पास नहीं थे। जैसे पहला इनका इंपॉर्टेंट प्रिविलेज क्या था? दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्सेस। इसके पिछले के स्लाइड में मैंने बताया कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट्स के जो मेंबर थे वो टैक्स नहीं पे करते थे, ये इनका पहला प्रिविलेज था। दूसरा, ये कुछ फ्यूडल प्रिविलेज को एंजॉय करते थे, जैसे फ्यूडल ड्यूज। फ्यूडल ड्यूज क्या मतलब? जो नोबल्स होते थे, जो क्लर्गीमैन होते थे, उनके पास बहुत बड़ी बड़ी जमीनें होती थी, बहुत ज्यादा जमीनें होती थी। उन जमीनों को वो गरीब किसानों को दे देते थे और वो गरीब किसान उनको बदले में रेंट देते थे, उसके साथ कुछ फ्यूडल ड्यूज भी देते थे। सो फ्यूडल ड्यूज क्या होता है? जो नोबल्स या क्लर्गीमैन ये पीजेंट से एक्सट्रैक्ट करते थे या पीजेंट से लेते थे। इसके साथ जो नोबल्स और क्लर्गीमैन, जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के जो लोग थे, उनको फ्री सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती थी पीजेंट्स के द्वारा। मतलब एक तो जो पीजेंट्स थे, जो किसान थे, वो कुछ ड्यूज देते थे इनको। इसके साथ ये पीजेंट्स बिना किसी पैसे के, बिना कोई पैसा लिए इन नोबल्स और क्लर्गीमेंस के को अपनी फ्री सर्विसेज भी प्रोवाइड करते थे। तो एक तरीके से हम यहाँ पे एक चीज और समझ रहे हैं कि जो थर्ड स्टेट्स के मेंबर थे उनके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर इंक्रीज हो गया था, और यही प्रेशर किसमें कन्वर्ट होगा? यही प्रेशर कन्वर्ट होता है रिवॉल्यूशन में। सो अब जो मेंबर्स थे थर्ड स्टेट्स के, इनकी एक और प्रॉब्लम थी। देखिए हमने 3 प्रॉब्लम देखा। पहला प्रॉब्लम क्या थी? पहली प्रॉब्लम यह थी कि थर्ड स्टेट्स के जो मेंबर्स थे वो सिर्फ टैक्स पे करते थे। दूसरी प्रॉब्लम थी कि जो पीजेंट्स थे वो फ्यूडल ड्यूज देते थे, और इसके साथ साथ वो नोबल्स को या क्लर्गीमैन को फ्री में अपनी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते थे। इसके साथ एक प्रॉब्लम और थी जो कहीं ना कहीं टैक्स से ही रिलेटेड है। तो वो प्रॉब्लम क्या है? मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट पेड 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस। अभी तक आपको लग रहा होगा कि ये सिर्फ एक तरीके का टैक्स देते थे, नहीं, ये 3 टाइप के टैक्स को देते थे, जिसमें पहला कहलाता है टिथे। ये नाम याद रखिएगा। टिथे क्या था? ये वो टैक्स था जो पीजेंट्स, जो किसान चर्च को देते थे। मतलब टिथे क्या था? इट वॉज अ टैक्स पेड बाई पीजेंट्स टू द चर्च। और ये कितना होता था? जो भी फार्मर्स प्रोड्यूस करते थे, जो भी किसान प्रोड्यूस करते थे, उसका 1/10 पार्ट, मतलब उसका 1/10 पार्ट जो किसान होते थे वो चर्च को ले जाके टिथे के जैसे, एक टैक्स के जैसे चर्च को दे देते थे। दूसरा टैक्स था टैले। टैले क्या था? ये डायरेक्ट टैक्स पेड टू टैक्स, नहीं यहां पे स्टेट होगा, वो मैं गलती से लिख दिया हूं, उसके लिए माफ करिएगा। सो डायरेक्ट टैक्स जो थर्ड स्टेट्स के मेंबर स्टेट को पे करते थे वो क्या कहलाता था? टैले। इसके साथ कुछ इनडायरेक्ट टैक्स भी था। इनडायरेक्ट टैक्स जो थर्ड स्टेट्स के मेंबर जो डेली यूज की जो सामान खरीदते थे, जैसे टोबैको हो गया, जैसे सॉल्ट हो गया, तो इन सब चीजों पे भी उनको इनडायरेक्ट टैक्स देना पड़ता था। तो टैक्स तो देना पड़ता था, चर्च अपना अलग टिथे लेता था, स्टेट अपना अलग टैले लेता था, इनडायरेक्ट टैक्स भी लगता था। साथ ही लुई 16 ने कहा कि हम टैक्स को और इंक्रीज करेंगे। तो ये सब प्रेशर किसके ऊपर बढ़ रहा था? ये सब प्रेशर बढ़ रहा था थर्ड स्टेट के ऊपर, और आगे चल के यही प्रेशर किसमें कन्वर्ट होगा? यही कन्वर्ट हो जाएगा रिवॉल्यूशन में। दस वी सी दैट, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि थर्ड स्टेट्स के जो मेंबर थे वो काफी ज्यादा डिफिकल्टी
डिफिकल्टीज को फेस कर रहे थे। सो फ्रेंड्स, यहां पे हम लोगों ने देखा कि फ्रांस में किसका रूल था? फ्रांस में एक मोनार्क का रूल था जिसका नाम था लुई 16। वो क्या डिसाइड करते हैं? वो जब थ्रोन पे बैठते हैं, जो अपनी राजगद्दी पे बैठते हैं, तो वो पाते हैं खजाना खाली था। वो डिसाइड करते हैं कि टैक्स को इंक्रीज करेंगे, लेकिन टैक्स तो सिर्फ थर्ड स्टेट्स के मेंबर्स ही पे करते थे। और थर्ड स्टेट्स के मेंबर्स को और भी कई अलग अलग प्रॉब्लम्स थी, जैसे फ्यूडल प्रिविलेज, प्रोवाइडिंग फ्री सर्विसेज टू पीजेंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस को पे करना। तो ये सब प्रॉब्लम्स आगे चल के कन्वर्ट होगी फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। कल की लाइव क्लास में हम लोगों ने यहीं तक डिस्कस किया था। आज की लाइव क्लास में हम लोग स्ट्रगल टू सर्वाइव, और स्ट्रगल टू सर्वाइव के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अ ग्रोइंग मिडिल क्लास इनविसेजेस एंड एंड टू प्रिविलेज। तो हमारा ये वीडियो यहीं खत्म हो रहा है फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म एजुकेशनल हाइक्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो शाम को मिलते हैं लाइव क्लास के टाइम। तब तक के लिए आप अपने घर पे रहिएगा और स्वस्थ रहिएगा।